जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने देश का इंटरिम बजट 2024-25 पेश कर दिया है। इसमें बहुत सारे की फीचर्स रहे, काफ़ी सारे बदलाव बताए गए हैं, जिसे जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वात्सल्य श्रीवास्तव जी, जो कि एक इकोनॉमिस्ट हैं और इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन के फेलो रहे हैं और अभी फ़िलहाल में ये फैकल्टी मेंबर हैं ओपी जिंदल स्कूल ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसीज़ के। तो वात्सल्य श्रीवास्तव जी, आपने पूरा बजट एनालाइज़ किया होगा, तो आपके हिसाब से इस बार का जो इंटरिम बजट है, इसमें क्या अच्छी चीज़ें हुई, क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, आज इस पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जी बिल्कुल जी तो एक तो अनाउंसमेंट आज सुबह ही आई है, तो धीरे धीरे करके डॉक्यूमेंट आएंगे जो बहुत सारे छोटे छोटे डिटेल्स हैं जी जो मिस हो गए होंगे शायद। जो अच्छा है इस बजट के बारे में वो ये है कि ये शुरू किया गया है एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ, ओके जिसमें उन्होंने बताने की कोशिश की है कि वो किस तरफ बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं आने वाले 4 सालों में, 10 सालों में। इनफैक्ट 2047 में $30 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने की तरफ किस तरह मूव करेंगे। जी और उन्होंने 2-3 चीज़ें आइडेंटिफाई की जो कि गिवन कि आज हमारा देश किस स्थिति में है, जी कि उसमें कुछ ऐसे समूह हैं जिनको शायद कुछ एक्स्ट्रा मदद की ज़रूरत है। जी तो उसमें उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि वो महिलाओं के लिए ज़्यादा काम करेंगे, जिन लोगों को अपना घर बनाने में ज़्यादा कष्ट हो रहा था पिछले कुछ सालों में, उनकी ज़्यादा मदद की जाएगी। जी किसानों के ऊपर बहुत सालों से बात चल रही है, तो उनके लिए क्या किया जा सकता है। जी तो एक लॉन्ग टर्म विजन और आइडेंटिफाई करना कि कौन से ग्रुप्स को शायद स्पेशल हेल्प की ज़रूरत है। जैसे ये तो आपने की फीचर्स बताए कि इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, इसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन एक जो बजट सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आता है इनकम टैक्स, टैक्स रिबेट, इसको लेकर क्या किया है गवर्नमेंट ने? जैसे कि सबकी उम्मीदें लगी थी कि इस बार टैक्स स्लैब बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, क्या होगा, तो उसको लेकर थोड़ा सा बताइए। जी बिल्कुल, ये शायद हमारे आपके ऐसे लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जी सवाल रहता है हर बजट के दिन पे कि कुछ टैक्स बचेगा कि नहीं बचेगा। जी तो उसका जवाब इस बजट के हिसाब से तो ये है कि कुछ नहीं बदलेगा। कुछ भी नहीं बदलेगा। कुछ नहीं बदलेगा। जो टैक्स आप लास्ट ईयर दे रहे थे, जो भी जो पुराना टैक्स सिस्टम या फिर नया टैक्स रेजिम जो आपने चूज कर रखा था, उसके हिसाब से जो आपका टैक्स बनता था वही इस साल भी बनेगा। बिल्कुल। अब कुछ हद तक तो इसका कारण ये है कि ये एक प्रथा चली आ रही है जी कि इंटरिम बजट में टैक्स रेट नॉर्मली लोग चेंज नहीं करते। जी तो फाइनेंस मिनिस्टर ने आज उन्होंने भी ये याद दिलाया लोगों को कि ये प्रथा चली आ रही है, मैं भी और आगे भी चलती रहेगी। और आगे भी चलती रहे। इलेक्शन के ठीक पहले टैक्स ऊपर नीचे करना शायद उतना अच्छा भी नहीं बिल्कुल। लगता। लेकिन एक काम जो उन्होंने किया है, एक्चुअली 2 चीज़ें हाईलाइट की हैं। जी एक तो ये कि इनकम टैक्स जब आप रिटर्न फाइल करते थे जी तो आपको कुछ एक्स्ट्रा देना पड़े तो आप तो तुरंत दे देते थे, जी लेकिन अगर सरकार को आपके पैसे वापस करने होते थे जी तो उसमें काफ़ी समय लगता था। बिल्कुल। तो उनका क्लेम यह है कि पिछले कुछ सालों में औसतन पहले करीब 3 महीने लगते थे कि आपने रिटर्न फाइल किया, जो आपका बकाया है वो आपको 3 महीने बाद मिलेगा। जी वो अब घट के करीब 10 से 15 दिन हो गया है बिल्कुल। और आने वाले टाइम में और तेज़ हो जाएगा। जी मतलब आपका पैसा आपके पास जल्दी आ जाएगा। तो एक तो ये इम्प्रूवमेंट है। हाँ तो ये एक एफिशिएंसी रिलेटेड जी इम्प्रूवमेंट है। दूसरा एक प्रिंसिपल बेस्ड जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन की, जो उन्होंने एक अनाउंस भी किया, जी जिसमें जो पुराने टैक्स डिस्प्यूट्स थे जी। छोटे छोटे अमाउंट के, जैसे 2010 से पहले अगर 25,000 से कम का कोई भी डिस्प्यूट था तो उसको वेव ऑफ कर दिया गया है। ओके 2010 से 2015 तक के बीच में अगर आपका डिस्प्यूट 10,000 से कम का था तो उसको वेव ऑफ कर दिया गया है। ओके अब इससे कुछ लोगों को डायरेक्टली तो फायदा होगा, जी उनमें से आप अगर हुए तो आपके लिए अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन लॉन्गर टर्म में सभी के लिए फायदा यह है कि एक टैक्स सिस्टम बनाया जा रहा है जिसमें छोटी छोटी गलतियों के लिए लोगों को पनिश नहीं किया जाएगा। ये पिछले कुछ सालों में बात हुई थी कि सरकार और टैक्स पेयर के बीच में एक विश्वास या फिर ट्रस्ट का रिलेशनशिप होना चाहिए। जी तो हमारे तरफ से तो ट्रस्ट का ऑप्शन नहीं, क्योंकि हमें तो टैक्स देना है। बिल्कुल। तो अब ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमें कितना ट्रस्ट करना चाहते हैं। जी तो इस अनाउंसमेंट से उन्होंने ये कम्युनिकेट किया है जी कि वो ये ट्रस्ट बढ़ाना चाहते हैं, आपको भी बताना चाहते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको 10-10 साल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे आने वाले टाइम। तो मतलब उन्होंने टैक्स रिबेट बढ़ाकर घटाकर ये सब नहीं किया, लेकिन उन्होंने बैक एंड पे काम कर दिया है टैक्स से रिलेटेड कि आपको हेल्प भी हो जाए और वो हाईलाइट भी ना हो कि इतना बड़ा कुछ काम किया है ऐसा वैसा। और आने वाले टाइम में आपका भी थोड़ा जो ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप है सरकार के साथ वो इम्प्रूव होता जाए। ओके, तो ये तो आ गई सबसे बड़ी बात जो टैक्स को लेकर होती है। अब जो आपने की फीचर्स हाईलाइट किए थे, जैसे कि महिला और युवा और अन्नदाता यानी किसान और बाकी होम लोन से रिलेटेड कुछ चीज़ें आई हैं, तो इनके ऊपर थोड़ा सा लाइमलाइट। जी, तो किसानों के साथ अब जैसा आप जानते हैं बहुत सालों से ये बहस रही है कि
हम सबको शायद बचपन में पढ़ाया गया था कि भारत किसानों का देश है, जी तो उनकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाना सरकार का एक बहुत बड़ा टारगेट जी हमेशा से रहा है। बिल्कुल उसके लिए बहुत सालों से बहुत सारी चीज़ों पे सब्सिडी दी गई है। जी जैसे आपके फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी है, कुछ कुछ राज्यों में एग्रीकल्चर के लिए आप अगर पानी निकाल रहे हैं तो उसके लिए आपको पैसा नहीं भरना होता है। जी एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल नहीं होता है। जी लेकिन ये सारी चीज़ें इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिस्टॉर्शनरी होती हैं, मतलब कि इस पॉलिसी के आने के वजह से जी जो आप अदरवाइज चॉइस करते जी वो उसको चेंज किया जा रहा है। तो ओके अगर मान लीजिए आपको फर्टिलाइज़र सस्ता मिल रहा है जी और आप शायद फर्टिलाइज़र थोड़ा कम यूज़ करके ज़्यादा ऑर्गेनिक की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन सरकार की पॉलिसी की वजह से आप फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ करेंगे क्योंकि वो सस्ता है, जी उससे ज़्यादा अच्छा माना जाता है नॉन डिस्टॉर्शनरी इंटरवेंशन, जिससे आपकी चॉइस ना बदले, जो आप करना चाहते हैं वो करें। ओके तो उसके लिए जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स हैं, जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स होने शुरू हुए हमारे देश में जी बिकॉज ऑफ जैम ट्रिनिटी, कि आपके पास जनधन अकाउंट आ गए, जी उनको आधार से लिंक कर दिया गया, जी जितने फेक लोग शायद सिस्टम में थे उनको अलग कर दिया हटाने की कोशिश की गई, सारे तो नहीं हटे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो धीरे धीरे करके ये तो क्लियर हो गया कि सरकार डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के ऊपर फोकस कर रही है, ओके उसको बढ़ाना भी चाह रहे हैं। बिल्कुल अब दूसरा सवाल ये है जिसका जवाब हमें बजट में नहीं मिला, जी शायद आगे चल के मिलेगा, जी कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर तो बढ़ रहे हैं जी बट क्या उसके साथ साथ जो पुराने सिस्टम थे सब्सिडीज के, क्या वो कम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल जायज़ सवाल है। इस स्टेज पे मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो कम नहीं हुए हैं। ओके शायद ऑब्जेक्टिव ये है कि पहले एक ऐसी स्थिति में आ जाएं जी जहां पर ज़्यादातर जो इंटेंडेड इसके बेनिफिशियरी हैं उनको ये ट्रांसफ़र मिलने लगे, जी तब जो पुराने डिस्टॉर्शनरी सब्सिडी सिस्टम्स थे उनको धीरे धीरे करके कम किया जाए। तो वो भी डायरेक्शनली अच्छी चीज़ है। बिल्कुल, ये हो गया हमारा अन्नदाता से रिलेटेड, जो भी उनके लोन वगैरह थे वो सब माफ़ करने के बात पे। एक महिलाओं के लिए एक बहुत ही अच्छी योजना जो कि इस बार की लाइमलाइट रही है, वो रही है लखपति दीदी योजना। तो थोड़ा सा ये लखपति दीदी योजना और ये कैसे फ़ायदा कर रही है, ये आप बताना चाहेंगे? जी, तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन मेजर करते आए हैं बहुत सालों से, अलग अलग देशों में देखा जी है कि कितनी प्रतिशत महिलाएं जी जो नौकरी करना चाहती हैं या फिर नौकरी करने की उम्र में हैं जी और वो फॉर्मल सेक्टर में काम करती हैं। ओके तो वो भारत का हिस्टोरिकली अपने कंपेटिटर राष्ट्रों से भी कम रहा है। जैसे बांग्लादेश में काफ़ी हाई है, जी इंडिया में हिस्टोरिकली कम है, पिछले कुछ सालों में बढ़ा है, लेकिन अभी भी 30-35 के आसपास ही है। बिल्कुल तो बहुत लोगों का ये मानना है कि ये एक बहुत बड़ा हैंडीकैप है पूरे देश के लिए जी कि आपकी जो आधी जनसंख्या है जी वो फॉर्मल सेक्टर में काम नहीं कर रही है, जबकि वो करना चाहती है। करना चाहती है या फिर करने में सक्षम है, मतलब दोनों चीज़ें मिला के। जी जी अब इसका जो ट्रेड ऑफ होता है, जो कि पर्टिकुलरली वेस्टर्न देशों में देखा गया, जी कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ने से समाज में बहुत सारा फायदा होता है। उनके एक परिवार में पैसा ज़्यादा आता है, जी ओवरऑल जो कंट्री की कैपेसिटी होती है चीज़ें बनाने की वो बढ़ती है, जी लेकिन एक घाटा भी होता है, जी फर्टिलिटी रेट कम होने लग जाता है, क्योंकि अगर घर में सारे लोग काम कर रहे हैं तो लोग बच्चे कम करते हैं। बिल्कुल अब इसका इफेक्ट ये रहा है कि इटली जैसे देशों में तो फर्टिलिटी रेट 1.25 के आसपास है, बिल्कुल विच मीन्स कि उनकी पॉपुलेशन, अगर बाहर से आने लोग बंद हो जाएं तो उनकी पॉपुलेशन कम होने लग जाएगी, एकदम से डाउनफॉल हो जाएगा। जी हमारा भी फर्टिलिटी रेट, बहुत लोग सोचते हैं कि हमारा पॉपुलेशन अभी भी बहुत ग्रो कर रहा है और हमारे पास सेंसस के नंबर नहीं है रीसेंट, जी लेकिन एस्टिमेट ये है कि हमारा भी फर्टिलिटी रेट 1.9 के आसपास है, ओके जबकि रिप्लेसमेंट लेवल जिस पे पॉपुलेशन ना बढ़ेगा ना घटेगा जी वो करीब 2.1-2.2 होता है। ओके अब ये तो फिर एक बड़ा मुश्किल सा सवाल बन जाएगा। आप चाहते हैं कि महिलाएं काम करें, ये एक प्रोग्रेसिव आइडिया भी है, बिल्कुल लेकिन आप ये भी नहीं चाहते कि एक समाज ऐसा हो जाए जहां बच्चे ही ना हो रहे हैं। बिल्कुल सही है। तो उसका एक मिडिल ऑफ द रोड सोल्यूशन ये होता है कि लोग ज़्यादा फ्लेक्सिबल तरीके से काम कर पाएँ। बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास सबसे ज़्यादा तब रहती है जब आप खुद के एम्प्लॉयर। ओके अगर मेरा कोई एम्प्लॉयर है जो मुझे तनख्वाह देता है तो वो मेरा टाइम सेट करेगा कि आपको इतने बजे आना है और इतने बजे जाना है, और उतनी देर आपको वहाँ प्रेजेंट रहना पड़ेगा। बिल्कुल अगर मैं अपना काम खुद ही कर रहा हूँ या कर रही हूँ जी तो मैं अपना टाइम अपने हिसाब से सेट कर सकता बिल्कुल।
तो लखपति दीदी और कुछ और योजनाएं हैं ऐसी जी। जिन्होंने धीरे धीरे करके महिलाओं में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने की कोशिश की है ओके। कि आप अपना काम खुद करें। जी जो भी आपके पास स्किल है, जिस एरिया में आप काम करना चाहती हैं, जी उसके लिए जो इनिशियल फंडिंग होती है जी वो आपको प्रोवाइड की जाएगी जी। और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा आपको ट्रेनिंग दी जाएगी किस किस चीज़ों में आप काम कर सकती हैं। ओके। तो ये आई थिंक एक नॉवल सोच है जी इन द सेंस कि सिर्फ ये ना करें कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए लोगों को ऑफिसेस में डालते रहें, जी उनको एम्पावर करें कि अपने हिसाब से जो वो काम करना चाहती हैं वो करें। इसका जो फ़ायदा होगा वो शायद आने वाले सालों में देखने को मिलेगा, बिल्कुल। लेकिन मेरे हिसाब से ये सोच अच्छी। और शायद इसमें केवल चाहने वाले काम इन द सेंस कि पहले बोला जाता था कि महिलाएं केवल डलिया बनाने वाला काम कर रही हैं या कुछ और कर रही हैं, इसमें टेक्निकल काम भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। मतलब कि ड्रोन चलाने की टेक्निक सीखने से लेकर बैटरी बल्ब, बैटरी की चीज़ें, मतलब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाना, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो ये हमने महिला सेक्टर को कवर किया। इसी के साथ अभी शायद महिलाओं के लिए एक और चीज़ आई थी, अभी बताई है सीतारमन जी ने, कि 30 करोड़ तक का मुद्रा लोन भी दिया जा रहा है फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को, जो कि एक बहुत अच्छा एग्जांपल सेट कर सकते हैं। तो इसके अलावा उन्होंने एक और मालदीव्स को लेकर भी कुछ बोला है, क्योंकि मालदीव्स और लक्षद्वीप की जो झगड़ा चल रहा था, जो लड़ाई चल रही थी, एकदम से सब कटने लगे देश, तो उसके ऊपर कुछ बताइए। जी, तो पहले तो एक छोटी सी बात मालदीव्स और लक्षद्वीप के बीच में। जी मैं दोनों में से किसी जगह नहीं गया हूँ लेकिन दोनों जगह के फोटोज देखे हैं। जी अच्छी जगह हैं, दोनों अच्छी जगह हैं। मालदीव्स में जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट आउट है, जी जो वहाँ पर जिस क्वालिटी के सर्विसेज अवेलेबल हैं, जी वहाँ तक अभी लक्षद्वीप को पहुँचने में समय है। बिल्कुल। अब सवाल ये है कि वहाँ तक पहुँचने का तरीका क्या है, सही तरीका क्या है। जी इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी बताता हूँ आपको, अभी पिछले 5 दिन पहले की। बिल्कुल। जगह की नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर लोग सरकार को आइडेंटिफाई करने लगते जी हैं, जी लेकिन वो एक स्टेट गवर्नमेंट रिजॉर्ट था। जी हमारा जाने का कारण ये था, आपने बताया कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, तो वो थोड़ी सस्ती जगह थी, जी तो वहाँ आइडेंटिफाई करके गए। बिल्कुल। उसको जो बुक करने का ऑनलाइन तरीका था, उस पर पेमेंट किया, उससे कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आया। अच्छा। करीब 3 दिन लगे पता करने में कि ये पता कैसे चले कि जो पैसे गए हैं उससे बुकिंग हुई है कि नहीं हुई है। जब वहाँ पहुँचे तो रिसेप्शन काउंटर खाली था। ओके। रेस्टोरेंट में चाय ऑर्डर करने पे आपको आधा पौना घंटा लगा चाय मिलने में। मैं आपको कहानी इसलिए सुना रहा हूँ जी क्योंकि टूरिज्म एक बहुत ही डायनामिक सेक्टर है जिसमें आपको कस्टमर के नीड को रिस्पॉन्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। जो आपके पास दूर से पैसे लगा के आ रहा है, जी वो चाहेगा कि उसको हाईएस्ट क्वालिटी सर्विस मिले, बिल्कुल। जो जैसे उसे एक मालदीव जैसे जगह में मिलती है। जी तो अगर भारत में सिर्फ लक्षद्वीप में ही नहीं, बाकी जगह भी जी हमारे साइज और इतिहास के हिसाब से जी हमारे यहाँ फॉरेन टूरिस्ट बहुत कम आते हैं। बिल्कुल। इनफैक्ट जितने फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आते हैं उससे ज़्यादा वियना एक शहर में आते हैं यूरोप में ओके। एक साल में। जी तो उसका उपाय ये नहीं है कि फिर सरकार रिजॉर्ट खोलने लगे और होटल बनाने लगे। जी सरकार को अगर इस तरफ पुश करना है जी तो एक एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा जिसमें प्राइवेट सेक्टर आके अपना पैसा लगाए। आपके पास बड़े होटल चेन्स हैं, बहुत सारे नए भी आएंगे, जी अभी स्टार्टअप का ज़माना है, लोग नए नए आइडियाज़ बनाएंगे। और इसमें किस किस तरह के प्रॉब्लम आ सकते हैं उसमें से एक उदाहरण देता हूँ जिसको शायद एड्रेस करने की ज़रूरत है। अगेन बजट शायद सही जगह नहीं है जिसमें सरकार ये बताए कि वो ये कर रही है, जी लेकिन जानने के लिए जी कि किस किस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। दक्षिण भारत के बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जी जहाँ पर आपको एकदम प्रिस्टीन वाइट सैंड बीचेस मिलेंगे, जिसके लिए लोग भारत से यूरोप जाते हैं या जी कहीं और जाते हैं देखने के लिए। अब वहाँ पर हिस्टोरिकली कभी कोई रिजॉर्ट या होटल इसलिए नहीं बना क्योंकि हमारा शायद बिल्कुल सही मानना था जी कि वो बहुत सेंसिटिव इकोलॉजिकल एरियाज़ हैं। वहाँ अगर बड़ा कंस्ट्रक्शन होगा तो लोकल एरिया ख़राब हो जाएगा, तो उस चक्कर में होटल तो नहीं बने। बिल्कुल। लेकिन जो नियम तोड़ने के लिए तैयार थे उनके फार्म हाउसेस ज़रूर बन गए, जिनको आगे चल के रेगुलराइज कर दिया गया। जी तो जो डैमेज होना था वो भी हो गया, जो आपका टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर बनना था वो नहीं बन पाया। जी तो इस तरफ मूवमेंट है, ये एक्नॉलेजमेंट है सरकार की तरफ से, ये बहुत बड़ी बात है। जी लेकिन इसमें असली सवाल एक्नॉलेजमेंट का नहीं है, असली सवाल ये समझने का है कि अगर हम उस दिशा में चलना चाहते हैं जी तो वो उस दिशा में चलने का सही तरीका क्या है। सरकार सब कुछ खुद से ना करने की कोशिश करे, बिल्कुल। लेकिन एक अच्छा पॉलिसी एनवायरनमेंट बनाए जिसमें लोग इन्वेस्टमेंट्स करना चाहें। ओके। तो मतलब ये वाला जो स्टेप है गवर्नमेंट का, ये थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में जा सकता है। सोच अच्छी है लेकिन सब कुछ खुद के पॉकेट से खर्च करने का प्लान ना करें। ओके। खुद के पॉकेट से खर्च करने में एक चीज़ याद आई कि फिस्कल डेफिसिट, इस पे बोला गया है कि ये 5.1% 2025 तक बचेगा।
तो इस पे थोड़ा सा रोशनी डालिए कि फिस्कल डेफिसिट पहले तो है क्या, और ये जो पॉइंट आपने बजट में उठाया गया इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए। जी, तो फिस्कल डेफिसिट एक मेजरमेंट है जी इस चीज़ का कि अगर आप सरकार को हमारे आपके जैसे मान लीजिए जैसे हम एक बजट मेंटेन करते हैं, वैसे ही सरकार एक बजट मेंटेन करती है। जी साल में कुछ आय होता है, कुछ व्यय होता है। जी उस साल में जितना पैसा आया उससे कितना ज़्यादा आपने खर्च किया, जी वो आपका डेफिसिट का मेजर है। ओके, डेफिसिट बहुत सिंपल बिल्कुल है, इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, बट मोटा मोटा चीज़ यही है। जी। मतलब आपने अपनी इनकम से ज़्यादा खर्च कर दिया तो जितना ज़्यादा माइनस में गया वो फिस्कल डेफिसिट हो गया। बिल्कुल अगर आपने जितना इनकम आया उससे कम खर्च किया तो फिर आप फिस्कल सरप्लस में होते हैं। जी लेकिन सरप्लस भारत ने तो नहीं देखा है कम से कम। जी, क्योंकि ये एक डेवलपिंग कंट्री है। जी बिल्कुल, और तो हमें फिस्कल डेफिसिट रन करने में खास परेशानी भी नहीं। बिल्कुल तो फिस्कल डेफिसिट आज के डेट में इतना इंपॉर्टेंट हो क्यों गया है? जी क्योंकि भारत एंड बहुत अच्छे कारणों से जी चाहता है कि जो भारत सरकार के बॉन्ड्स जिससे भारत सरकार बाकी पूरी दुनिया से या हमसे और आपसे भी जी पैसे बोरो करती है, बिल्कुल वो इंटरनेशनल मार्केट्स में ट्रेड हो। ओके तो जेपी मॉर्गन का एक इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड सेटअप है जिसमें अभी अभी इंडिया ऐड हुआ है कुछ महीने पहले। जी लेकिन जब आपके पास इंटरनेशनल इन्वेस्टर आते हैं जी तो वो आपको पैसे ये देने से पहले ये सोचते हैं कि क्या आप वापस कर पाएंगे। ओके तो अगर आप अपने आय से कहीं ज़्यादा खर्चा करते रहेंगे जी, तो वो इन्वेस्टर डर जाते हैं कि शायद आप पैसे वापस ना कर पाएं। ये लॉस में जा सकते हैं। राइट, बिल्कुल तो फिर वो आपसे हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। ओके अगर आपका फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में रहता है, कम रहता है, जी तो इन्वेस्टर को लगता है कि ठीक है ये समझदार लोग हैं, ये मेरे पैसे वापस कर देंगे, ओके तो वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको पैसे देते हैं। इसलिए फिस्कल कंसोलिडेशन की बात पिछले काफ़ी सालों से चल रही है। जी इनफैक्ट फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट तो 2009 में आया था। ओके लेकिन जो उसमें टाइमलाइंस रखे गए थे वो हम फॉलो पूरी तरह नहीं कर पाए, जी बहुत सारे कारणों से, अलग अलग सरकार भी थी। जी इस वाले इसमें जो सबसे शायद इम्पोर्टेंट बात है जी कि आपने 5.1% फिस्कल डेफिसिट का तो टारगेट सेट कर दिया जी या बोला कि हम उसको मेंटेन करेंगे। जी अब सवाल ये है कि इनकम के जो सोर्सेज हैं सरकार के, वो हमेशा सरकार के कंट्रोल में तो होते नहीं। बिल्कुल। कि आपके जीएसटी के क्या कलेक्शंस आ रहे हैं, क्या हालत है ओवरऑल इकोनॉमी के। जी जो सरकार सबसे ज़्यादा कंट्रोल करती है वो है अपना एक्सपेंडिचर, कि वो कितना खर्चा कर रही है। जी, फिर सवाल ये उठता है कि खर्चा कहाँ कर रही है। सही बात है। तो हमारे आपके जैसे भी सरकार मोटा मोटा दो तरीके से खर्च कर सकती है। जी एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे, बिल्कुल हमारे आपके लेवल पे खाना खाना, कपड़े खरीदना। जी दूसरा ऐसी चीज़ों में जिसका आगे चल के फ़ायदा हो। जी मेरे आपके लिए वो हो जाएगा से म्यूचुअल फंड के यूनिट्स खरीदना, जी सरकार के लिए हो जाएगा रोड बनाना। जी तो सरकार के टर्म्स में इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, रोज़मर्रा के खर्चे को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ओके सो भारत एक रेवेन्यू डेफिसिट इकोनॉमी है। ओके। मतलब जो रोज़मर्रा के खर्चे के लिए जो पैसे आते हैं हम उससे ज़्यादा खर्च करते हैं। ओके, तो मतलब ये हमारे लिए एक थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट है। जी, ओके तो ये ना हो कि फिस्कल डेफिसिट मेंटेन करने के लिए जी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो ग्रोथ ज़रूरी है, जी बिकॉज ऑफ कि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, हमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए सरकार की तरफ से, जी उसका ग्रोथ कम हो जाए जी और उसका हमें कुछ एविडेंस मिलता है। ओके फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि पिछले 4 साल में कैपिटल एक्सपेंडिचर हाईवे एयरपोर्ट वगैरह के ऊपर जो खर्चा हुआ जी वो 3 गुना हो गया। जी ये बात तो सही है, जी लेकिन पिछले 2-3 साल से आप अगर देखिएगा तो ईयर ऑन ईयर हर साल करीब 30% प्लस से बढ़ रहा था कैपिटल एक्सपेंडिचर। जी, इस साल सिर्फ 11% बढ़ने की बात है। मतलब कि ये हमारा जो एक्सपेंडिचर था वो बढ़ा नहीं बल्कि और कम हो गया है। बढ़ रहा है लेकिन उतना नहीं कम बढ़ रहा है, कम तेज़ी से। कम तेजी से बढ़ रहा है। जी जी तो वो थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए कि फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल करना बहुत अच्छी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी है। जी लेकिन अगर उसको कंट्रोल करना है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को थोड़ा और कंट्रोल में लाया जाए, जी, ना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। ना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के ग्रोथ को कम किया जाए। ओके, मतलब जो ये 11% हुआ है ये हमारे लिए एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। अगर ये 30 से 35 हो गया होता तो ये ज़्यादा अच्छा होता। जो कि पिछले कुछ मतलब करीब 3 साल तक होता रहा था। ओके, तो ये आ गया हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात आ गई, फिस्कल डेफिसिट की बात हो गई। एक टर्म उन्होंने मतलब एक चीज़ बोली गई है कि 2047 तक भारत जो है वो चला जाएगा, अपना डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या ये 2047 तक पॉसिबल है? सो
इसको देखने के मेरे हिसाब से एटलीस्ट दो इम्पोर्टेंट जी तरीके हैं। एक है कि इसको एक टारगेट की तरह माना जाए ओके कि हम चाहते हैं कि 2047 तक जी ऐसा हो जाए, ओके और अगर हम जिस स्पीड पे ग्रो कर रहे हैं मोर और लेस, अब क्योंकि डेवलप्ड एक बहुत लोडेड वर्ड है, इसके बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। बिल्कुल अगर आपकी जीडीपी ग्रो कर रही है तो आप ये तो क्लेम कर सकते हैं कि जो ओवरऑल जो चीज़ें बन रही हैं इकोनॉमी में उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। जी लेकिन अब हमारे स्टूडियो के बाहर जाम लगा रहेगा कि नहीं लगा रहेगा, क्योंकि वो भी डेवलपमेंट का तो कंपोनेंट है, बिल्कुल लेकिन वो सिर्फ पैसे से एड्रेस नहीं होगा। जी जहाँ तक बात रही एक बड़ा या फिर दुनिया की शायद सेकंड लार्जेस्ट या लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का, वो बहुत प्रॉबेबल चीज़ है जी अगर ग्रोथ रेट मेंटेन रहे। लेकिन एक चीज़ हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि कोई कंट्री जिस तरह की दुनिया में हम आज रहते हैं, जी अगर आसपास का माहौल ख़राब है तो आप अकेले ग्रो नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ग्लोबल हेडविंड्स अगर बाकी पूरी दुनिया में लड़ाइयाँ चल रही हैं, बढ़ गई, तो हमारे लिए भी मुश्किल हो जाएगा। तो वो थोड़ा सा हमारे लिए वो थोड़ा कठिन हो careful जाएगा। रहना चाहिए। ओके जी दूसरा, अपने पड़ोसी के एग्जाम्पल से सीखना चाहिए। जी चाइना हमसे पहले बहुत हाई ग्रोथ पाथ पे चला गया था, बिल्कुल अब तो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, जी लेकिन पर कैपिटा लेवल पे एक आदमी के हाथ में औसतन कितना पैसा है, जी उसके हिसाब से वो अभी भी वेस्टर्न यूरोप या नॉर्थ अमेरिका के देशों से बहुत पीछे है। जी जैसे स्विट्जरलैंड या नेदरलैंड से मान लीजिए करीब $50,000 औसत आदमी के पास होते हैं, चाइना में करीब 12 से 15 हज़ार डॉलर के आसपास है, ओके तो एक तिहाई से भी कम है। जी लेकिन सिर्फ यहीं तक पहुंचने के बावजूद जी चाइना ऑलरेडी बूढ़ा हो चला है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि वहाँ पर यंग लोगों की कमी आ रही है। जी जी जो इकोनॉमी में एक डायनामिज्म होना चाहिए वो कम हो जाएगा। बिल्कुल अभी हमारी बात हुई थी फर्टिलिटी रेट के जी बारे में, जी 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 तो 2047 टारगेट भी है और एक लिमिट भी है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी फर्टिलिटी रेट कम होता है, हम हमेशा जवान नहीं रहेंगे, बिल्कुल एज अ कंट्री हम भी बूढ़े हो जाएंगे। जी उसके पहले अगर हमने अपने टारगेट्स हिट नहीं किए जी तो उन टारगेट्स तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके ये 2047 तक में हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा जैसा कि आपने कहा, लेकिन अगर फ़िलहाल के डायनामिक्स को देखा जाए तो इंडिया में सबसे ज़्यादा यंगस्टर्स हैं। जी, तो अगर देखा जाए तो यंगस्टर्स हैं वो ज़्यादा काम कर सकते हैं, तो वो मे भी अपने गिवन टाइम लिमिट से पहले भी ये टारगेट को अचीव कर पहले भी हो सकें। जाए, लेकिन अगर उसमें नहीं हुआ, ये जो 25 साल का जो हमारे पास टाइम होराइजन है, जी उसके बाद यही जो आज जवान लोग हैं वो उस समय बूढ़े होंगे, बूढ़े होंगे और जो उनके बच्चे हैं वो नंबर में कम होंगे। जी तो 47 तक हमें टारगेट बना के जितनी कोशिश हो सके सरकार के तरफ से, जी लोगों की तरफ से, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स के तरफ से जी टारगेट करना चाहिए कि 30 नहीं तो 28 उसके आसपास तक 2047 तक पहुंच जाएं, जी क्योंकि उसके बाद हम भी चाइना की तरह बूढ़े हो जाएंगे और हमारे लिए भी ग्रो करना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये तो हमने ओवरऑल बजट पे हमने की फीचर्स पे डिस्कस कर लिया, इनकम टैक्स स्लैब पे डिस्कस कर लिया। एक ओवरऑल आपका ओपिनियन क्या है इस बजट को लेकर कि ये जो बजट पूरा पेश किया गया, इसमें कोई ऐसी बात जो अभी छूट गई हो वो आप बताना चाहते हो, या फिर आपका क्या नज़रिया इस पूरे बजट को देखने का कि ये क्या पॉसिबल है सारी चीज़ें जो भी बोली गई हैं, या फिर जो जो चीज़ें कही गई हैं वो आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं? जी, तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ओवरऑल एज एन इकोनॉमिस्ट जी मैं खुश हूँ, जैसा मैंने आपको बताया कि थोड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर का ग्रोथ उतना नहीं हुआ है, उस पर थोड़ा कंसर्न है। जी लेकिन जो जनरल डायरेक्शन है वो ठीक है, जो सोच बताई गई है वो इंटरेस्टिंग है और शायद सही डायरेक्शन की तरफ जा रही है। जी जो दूसरा एंड है देखने का, वो एक समय था जब हमारे लिए साल में बजट का दिन सबसे बड़ा दिन होता था, जी क्योंकि सरकार साल में जो जो करने वाली है सब कुछ बजट में बताती थी। बिल्कुल आज के डेट में इकोनॉमिक सर्वे 2019 का आया था, उसमें सरकार ने खुद ही बताया था जी कि अब हम ये एक बिग बैंग बजट की जगह जो भी जिस समय ज़रूरत होती है हम साल भर बताते रहते हैं। ओके तो बजट को लार्जली एक एजेंडा सेटर, एक थोड़ा आइडिया देना कि वो किस तरीके से सोच रहे हैं, जी और बही खाता कि हमें लगा था कि इतने पैसे आएंगे, इतने पैसे आए, इतना हमने सोचा था खर्च करेंगे और इतना हमने कर और दिया। इतना खर्च किया। जी ज़्यादा बही खाता की तरह देखना चाहिए, बशर्ते कि सरकार एग्जैक्टली क्या करेगी। ओके क्योंकि एग्जैक्टली क्या करेगी वो तो अब थ्रू द ईयर, हर महीने, हर दूसरे दिन अगर कोई नया स्कीम लॉन्च होना है तो वो हो जाता है। बिल्कुल उसके लिए बजट का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। ओके तो अच्छा है, यूज़फुल है, इलेक्शन के ठीक पहले आ रहा है। एज एन इकोनॉमिस्ट मैं बहुत खुश हूँ कि जी बहुत ज़्यादा फ्रीबी, या जिसको आजकल हमारे यहाँ के पॉलिटिकल लैंग्वेज में शायद रेवड़ी कहा गया था, जी वो उतने नहीं दिए गए हैं। जी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन की गई है।
लेकिन एक्चुअली में साल भर क्या होगा वो हमें थ्रू द ईयर थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे पता चलता रहेगा। बजट के ऊपर हमें रिलाय नहीं करना है पूरा कि यही होने वाला है। ओके, तो ये थे हमारे साथ वात्सल्य श्रीवास्तव जी, जिन्होंने हमें बजट की पूरी ABCD की तरीके सब कुछ चीज़ें बताई कि क्या की फीचर्स थे और कैसे इस बजट को देखना चाहिए। तो ऐसे ही और भी वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए DNA के साथ।